गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का चैप्टर हम क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है विज्ञान पादपों में पोषण। पादपों में पोषण के बारे में इसमें समझेंगे। पादपों में पोषण किस प्रकार होता है ये इसमें जानने की कोशिश करेंगे। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन की आवश्यकता है। ये हम क्लास 6 में जानकारी ले चुके हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज भोजन के घटक हैं। ये सब क्या हैं? भोजन के घटक हैं। तो हमें भोजन में इनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, भोजन के ये घटक मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज भोजन, ये खनिज है ना, ये सब क्या है? भोजन के घटक हैं। ठीक है, शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें पोषक कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको पोषक कहा जाता है। तो हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एंड खनिज क्या है? भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक शरीर के लिए आवश्यक होते हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। तो पोषक किसे कहते हैं? जो भोजन के रूप में जो घटक हम लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सभी क्या है? भोजन के घटक है और ये हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? आवश्यक। इन्हें क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जितने भी सजीव होते हैं सभी को किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। पादप यानी पौधे स्वयं के लिए भी भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। अर्थात ये सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता तो होती है। पादप पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। इसका ये है कि प्रकाश संश्लेषण विधि है, उसके अनुसार ये पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, है ना। सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वो दूसरों पे निर्भर रहता है। या तो वो अपना भोजन पादप को ग्रहण करके प्राप्त करता है, या किसी जीव को खा के ये अपना जीवन या अपना भोजन प्राप्त करता है। वे पादपों कौन? यहाँ पे मानव पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करते हैं। जैसे कि हम सीधा कभी हरी पादप के से प्राप्त हुई वस्तुएं, फल, बीज, है ना, तना, पत्ते, ये खाते हैं, मानव भोजन के रूप में लेते हैं। उसी प्रकार पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतु से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अर्थात जैसे कि कुछ मांसाहारी व्यक्ति हैं, मांसाहारी होते हैं, जो क्या करते हैं? शिकार करके उनका मांस खाते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो पादप पर जीवित होते हैं ना। जैसे बकरी, बकरा, मुर्गी, ये सब क्या है? ये सब पादप से आहार ग्रहण करते हैं, अपना भोजन पादप से प्राप्त करने वाले जंतु है। और इनको मार के क्या करते हैं? मानव अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष सीधे तौर पे तो यह पादप पे निर्भर है। प्रत्यक्ष तौर क्या है? सीधे तौर पर हम पादप खाते हैं तो उसे प्रत्यक्ष तौर कहते हैं। परोक्ष तौर पर जो सीधे तौर पर पादप नहीं खाते, लेकिन जो जानवर पादप खाते हैं उन जंतुओं को हम खाते हैं, तो वो क्या हुआ? वो भी हमारे पादप पे निर्भर करता है, क्योंकि वो जिस जंतु को खाया जा रहा है वो क्या है? पादपों पे निर्भर है। अगर वो पादपों पे निर्भर है तो हम भी क्या उसके ऊपर निर्भर है, तो उससे परोक्ष रूप से हम उसको पादपों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यहाँ बुझो जानना चाहता है, ये एक बालक है, बुझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि पादप अपना भोजन स्वयं किस विधि से बनाते हैं। तो हम एक पादप में पोषण की विधि, किस विधि के द्वारा पोषण प्राप्त करता है, इसमें हम सारांश में समझेंगे। ठीक है, तो
केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये किनकी सहायता से भोजन बनाते हैं? ये जो जल कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। जो जहाँ पे ये पादप होते हैं उस परिवेश में, उस मिट्टी में, है ना, अनेक प्रकार से जल वर्षा के रूप में तो प्राप्त होते रहते हैं। तो ये अपना भोजन इनकी सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। अब पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, जो पोषक पदार्थ होते हैं, शरीर की जो शारीरिक संरचना होती है, जो बनावट होती है, और उनकी वृद्धि, है ना, उनकी वृद्धि और तथा क्षतिग्रस्त भावों को के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। जैसे कि पोषक तत्व होते हैं, है ना, तो उसकी शरीर की संरचना एक आकृति बनाते हैं। इसके अलावा उसकी और वृद्धि करते हैं, उसमें क्या करता है, विकास होता है। इसके शारीरिक अंगों का क्या होता है, बढ़ते हैं, विकास करते हैं। क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ होते हैं। जैसे कभी किसी कारण दुर्घटनावश उसके शरीर पे चोट लग गई है, उसमें कोई किसी कारण किसी रोग लग गया, तो उसी क्षतिग्रस्त भागों को क्या करते हैं, वो उनकी रख रखाव का काम कौन करते हैं, पोषक पदार्थ करते हैं। तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्राप्त करते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रम जो होते हैं उनके लिए ऊर्जा भी कौन प्राप्त करते हैं, पोषक तत्व करते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। देखो इसको समझना है, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने, है ना, इसके उपयोग की विधि को पोषक कहते हैं। जो है ना, तो इसमें सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि, भोजन करने का जो ग्रहण करने का प्रकार है और इसके उपयोग की विधि, किस प्रकार से वो अपना उपयोग भोजन करते हैं और कैसे उपयोग करते हैं, उसके आधार पर इसे पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाता है। अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि स्वपोषण किसे कहते हैं। तो स्वपोषण किसे कहा जा रहा है, इसमें किसे कहा जा रहा है, स्वपोषण की वह विधि, जो स्वयं पोषण की वह विधि जिसे ना, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाती है। जैसे एक पौधा है, पौधा क्या करो, अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से पत्तों के द्वारा, जो पर्णहरित होते हैं उसमें, उसके द्वारा वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो पौधा क्या है, स्वपोषण कहलाता है। जो स्वयं की संश्लेषित करता है उसे स्वपोषित कहलाती है। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, स्वपोषण करते हैं, वो स्व क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादप द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। जंतु एवं अधिकतर जीव, है ना, जैसे कि जंतु भेड़, बकरी, भैंस, गाय, है ना, तो ये सारे क्या है, जंतु है। अधिकतर अन्य जीव, है ना, अन्य जीव जैसे कि कीट पतंगे, है ना, तो ये जीवों का पादप संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे ये जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। जो ये भोजन बनाते हैं पादप, उनको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे हम भी पौधों से प्राप्त भोजन को प्राप्त करते हैं, तो उनके द्वारा संश्लेषित भोजन है, उनको हम प्राप्त करते हैं, तो हम उनको क्या कहेंगे, संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। उन्हें विषम पोषी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विषम पोषी कहा जा रहा है। जो संश्लेषित भोजन को ग्रहण करते हैं उन्हें विषम पोषी कहा जाता है। अब आगे चलते हुए हमने पादपों में पोषण की विधि और भुजों का जो प्रश्न था, उसने मन में जो सवाल था, पादप अपना भोजन किस प्रकार अपना भोजन बनाते हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। आगे पहली नाम की छात्रा है, जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल या खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकते हैं, है ना। तो ये इस प्रश्न का आंसर हमें आगे विस्तार से जानेंगे। अब हम कुछ कर सकते हैं कि पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहा
स्थित है। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित है। तो इसमें खाद्य फैक्ट्री मतलब खाना बनाने की फैक्ट्री कहाँ स्थित है, क्या इसमें प्रश्न है ना, इससे जानने की कोशिश करेंगे। क्या भोजन पादप की सभी भागों में निर्मित होता है। जैसे कि हमने अभी बात की थी कि पौधा तने से, फल से, सभी भागों से, क्या पौधे की सभी जड़ों से, सभी प्रकार भागों से भोजन प्राप्त करता है। हाँ, तो इसके बारे में इसमें समझेंगे। अथवा केवल कुछ विशेष भागों में, तो पूरे सभी पादप के सभी भागों से भोजन बनता है या कुछ विशेष भागों से ही भोजन प्राप्त किया जाता है। तो पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं, ये भी इसमें समझेंगे। खाद्य फैक्ट्री तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है। जैसे कि जड़ों द्वारा खाद्य खनिज होते हैं, कच्ची सामग्री होती है, वो जहाँ खाना बनता है उस स्थान पर किस प्रकार जाते हैं या स्थानांतरित होते हैं, उसके बारे में इसमें समझने की कोशिश करेंगे। अब ये आते हैं प्रकाश संश्लेषण, इसमें समझेंगे हम 1.2 में। और पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम के बारे में जानेंगे। तो पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री होती है। अब पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री क्यों कहा जाता है, मैंने पहले समझा चुका हूँ कि पत्तियों के द्वारा ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचने चाहिए। तो अब ये देखो, सारे जो जड़ों द्वारा, जो जड़ों से तने से शाखाओं से होते हुए पत्तियों तक ये कच्चे सामग्री पत्तियों तक पहुंचते हैं। मृदा में उपस्थित जल, इसके बारे में आप इसमें समझिए। मृदा में, मिट्टी में उपस्थित जल, खनिज, जड़, मूल, है ना, द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं, है ना, जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों, क्या होता है, सूक्ष्म रंध्र होते हैं पत्तियों में। सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु, पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। क्या सूक्ष्म रंध्र होते, छिद्र होते हैं, छिद्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है, किसमें, पत्तियों में, है ना। नेक्स्ट है हमारा, आगे चलते हैं। यह रंध्र, ये छिद्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ये द्वार कोशिकाएं क्या होती है, आगे हम समझेंगे। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। किसके द्वारा, जल और खनिज किसके द्वारा, वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है। किसके समान होती है वाहिकाएं, नली के समान होती है, तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है ना। जैसा कि हम इस पिक्चर में दर्शाया गया है कि जड़, ये तना और पत्तियां, इनमें वाहिकाएं होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। सतत मतलब कि निरंतर इसमें मार्ग बना रहता है। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। हम इसके ज्यादा विस्तार से, इसके पादपों में जो सतत मार्ग है, पादपों में पदार्थों के परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान से किस प्रकार जाते हैं, वो हम अगले अध्याय में समझेंगे। अब इसमें द्वार कोशिकाओं के बारे में समझते हैं। कोशिका किस प्रकार कार्य करती है, कोशिका है क्या है। आपने देखा होगा कि इमारतें ईंटों से बनती है, इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है। किससे बनता है सजीवों का शरीर, सूक्ष्म इकाइयों से, जो कोशिकाएं कहलाती है। जो सूक्ष्म इकाई जो शरीरों का जो सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, जो कोशिका कहलाती है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। जो कोशिका जिस तरह ये है, इसको हम नहीं, बिना सूक्ष्मदर्शी के बिना हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, कुछ जीव मात्र एक कोशिक के बने होते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक कोशिक ही होते हैं, जो हमने पढ़ चुके हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरा होता है। कोशिका क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, कोशिका झिल्ली द्वारा, ये ना, पत्तियां बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है। बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। जैसे कि ये कोशिका झिल्ली, इसके जो बाहरी सतह है, ये देखो आप, दिखाई दे रहा है, ये बाहरी सतह से घिरी हुई होती है। ठीक है, कोशिका इस तरह से घिरी हुई है ये भी।
तो ये एक बाहरी झिल्ली से कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है। देखो केंद्र में सुस्पष्ट संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये होती है जिसे केंद्रक कहते हैं, जिसे जो केंद्रक कहलाती है। 1.1 में जो दर्शाए गए पिक्चर में हम जो देख रहे हैं ना, देख केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है। ये केंद्रक होता है, जैसे जेली होती है, उस जेली के समान इसके चारों ओर से वो घिरा होता है केंद्रक। एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रवी कहते हैं। जो द्रवी होता है चारों तरफ को झिल्ली होती है, वो कोशिका द्रवी कहलाती है। तो कोशिका किसे कहते हैं? सजीवों में पाई जाती है, एक से अनेक कोशिका में पाई जाती है ना। बहुकोशिकीय जीव होते हैं सजीव, एक कोशिकीय जीव भी होते हैं। आगे चलते हुए पहली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती है, परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं। अब पत्तियों में ऐसी क्या खास बात होती है? आपके मन में सवाल प्रश्न हो रहा होगा कि पत्तियों में ऐसी कोई क्या खास बात होती है जिससे वो अपना भोजन बना सकती, खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती है। तो उसके इसमें हम आगे पढ़ेंगे क्या कारण है। इसमें पता चलता है पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। क्या होता है? सब वजह क्या है? इसमें एक हरा, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। जो हरा वर्णक होता है उसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। जो हमारे क्या करता है? ये पत्तियों को विशेष बनाता है। वे खाद्य पदार्थ को संश्लेषण कर सकती है, जिससे खाद्य पदार्थ का किससे हरा वर्णक होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, सौर प्रकाश, सूर्य का प्रकाश या सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती का सहायता करता है। ऊर्जा का संग्रहण करने में क्या करता है? पत्तियों की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। देखो जो सूर्य की ऊर्जा का जो प्रयोग है ना, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ठीक है, संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है, बिना सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ये कार्य नहीं होता। इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझ में आया? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? कि ऊर्जा का उपयोग जल एक कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश और कार्बन, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। देखो क्या बताया गया है कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे हमने क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। तो पत्तियों द्वारा क्या किया जाता है? सौर ऊर्जा संग्रहित, पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है, मतलब कि एकत्रित की जाती है, तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित होती है। ये खाद्य किसके रूप में? भोजन के रूप में ये संचित होती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य का चरम स्रोत है। सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का क्या है? चरम स्रोत है। मतलब कि सभी को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य से ही मिलती है। ठीक है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि, तो हमें इसका आंसर मिल चुका है ना कि भाई पत्तियां ही भोजन, इसकी क्या विशेषता है जो भोजन बना सकती थी, ये हमने इसकी विशेषताओं को समझ लिया है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? ऊर्जा का संचित नहीं होगा और सूर्य की ऊर्जा का जो नहीं होगा तो सभी जीवों की ऊर्जा को प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा और जीव की कल्पना नहीं की जा सकेगी। आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। खाद्य सभी जीव का अस्तित्व प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर ही निर्भर है। जैसा कि हमने पढ़ चुके हैं, सभी जीव, मानव हो, पशु हो,
का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष, प्रत्यक्ष रूप से या तो पेड़ पौधों से कुछ जो प्राप्त है ना, पादप से प्राप्त उनको उन पदार्थों को हम खाद्य पदार्थों को खाते हैं। अगर उनको नहीं खा के सीधे हम भेड़ बकरी इनका मांस खाते हैं या उनसे प्राप्त जैसे गाय का दूध, तो घास खाती तभी तो वो भोजन के रूप में घास को इनको खाती है, तो उनके जो घास खाती है उनके द्वारा ही तो उनका उत्पादन होता है दूध का और मांस का, है ना। तो इससे मांस खाते हैं तो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर से परोक्ष रूप से हम किसका पादों पर ही निर्भर रहते हैं। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हम पादपों पर ही निर्भर रहते हैं, भोजन पर निर्भर रहते हैं। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित होती है। देखो सब दूसरी विशेषता क्या है, जो हमारे लिए जो ऑक्सीजन सजीवों के लिए आवश्यक होती है वो भी क्या प्रकाश संश्लेषण से निर्मित होती है। ये कार्य भी कौन करती है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना संभव नहीं है। सीधा सा आंसर आ गया है कि प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, जो हमने पिक्चर 1.2 में देखेंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषण करती है, जो पिक्चर नंबर 1.3 में देखेंगे। इस प्रक्रम में निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश उपस्थित होगा, क्लोरोफिल उपस्थित होगा पत्तियों में, तो दोनों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, इसका निर्माण होगा। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है ना। इस जो प्रक्रिया चलती है उसमें क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, ऑक्सीजन प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अतः पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित होता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे हमने पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में उपस्थित होता है ना। आगे चलते हैं। ये देखो क्लोरोफिल दिखाई दे रही है आपको, द्वार कोशिकाएं नजर आ रही है आपको, रंध्र नजर आ रहे, छिद्र ये है ना। और इसमें पत्ती की काट ये है पत्ती, ये देखो इसके अंदर ये जो दिक्कत पत्ती है, इसके अंदर जो छोटा सा ये बताया जा रहा है, जो बड़ा करके दिखाया जाए रंध्री द्वार, क्या कहते हैं इसे, रंध्री द्वार। और द्वार कोशिका, ये क्या है, द्वार कोशिकाएं दर्शाई गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए किसी पत्ती का काट चित्र बनाइए। तो ये चित्र है ये, ठीक है। जानते हैं पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम को संपन्न होना दर्शाता है। तो पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति क्या दर्शा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि अगर पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति है अगर, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम संपन्न होना दर्शाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई दर्शाई जाती है। सभी स्टार्च भी एक प्रकार का स्टार्च क्या है, स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। देखो जिस प्रकार सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल उपस्थित है इन पत्तों में, सूर्य की उपस्थिति, जल और कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो ये तो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, इन पत्तियों में संग्रहित हो रहा है और वहां से क्या विमुक्त हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रही। तो इस प्रकार पत्तियों में क्लोरोफिल है, जल एवं खनिज पाया जाता है, ये सारे इससे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण का दर्शाने की ये इस व्यवस्था चित्र दिखाया गया है। तो ये प्रकाश संश्लेषण का एक चित्र है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम, है ना। भुजों ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती है। देखो आपने भी कभी कभी देखा होगा पत्तियां किसी की गहरी लाल होती है, बैंगनी होती है और भूरे रंग की होती है। वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो आगे हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। इन हरी पत्तियों के अलावा दूसरी जो बैंगनी रंग की, लाल रंग की पत्तियां हैं, उनमें भी क्या प्रकाश संश्लेषण होता है, इसको हम आगे जानेंगे। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे, देखो पादप में जो दूसरे हरे भाग, पत्तियों के अतिरिक्त दूसरे जो
पादप के दूसरे हरे भाग हो, जैसे कि हरे तने, जो पत्तियों के तने हो, पौधे के जो तने होते हैं हरे, एवं हरी शाखाएं होती है, जैसे इस पिक्चर में दर्शाया गया है। ये तना है, ये हरे रंग का है, ये देखो इसके शाखाएं निकल रही अलग, ये भी हरे रंग की है। तो इस तरह से प्रकार से हम तने, हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। जहाँ हरा रंग पौधे में पाया जाता है, ठीक है, वहां पे भी प्रकाश संश्लेषण होता है। अब आगे चलते हैं। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल के जो अधिक क्षय होता है, जो नष्ट जल का वो वाष्पीकरण हो जाता है, क्षय को कम करने के लिए पत्तियां शुष्क या शूल रूपी हो जाती है। आपने देखा होगा जो पत्ती होती है, जो रेगिस्तानी इलाकों, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पत्ती क्या होती है, ऐसा आकृति रूप ले लेती है, शूल के जैसे, शूल या रूपी हो जाती, जो स्थानीय भाषा में हम उसे कांटा कहते हैं। क्या कहते हैं? कांटा। तो कांटे के रूप में बदल जाती है पत्तियां। और इन पादपों के तने हरे होते हैं, जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, वो पत्तियां तो शूल जैसी हो जाती है, और उनके तने होते हैं पादप के, तो हरे होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे हमने समझा है कि पत्ती किसी भी रंग की हो, ठीक है, मतलब कि